मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड MLCF मालियाती नताइज का एक गहरा जायजा ले रहे हैं। एक तरफ तो MLCF ने आप कह लें हैरानकुन मुनाफा दिखाया है। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने बुनियादी सीमेंट के कारोबार से हर आखिरी कतरा निचोड़ने का फन सीख लिया है। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ वो सेहत और ज़राअत जैसे बिल्कुल नए मैदानों में कदम रख रहे हैं। जी। तो आज के गुफ्तगू का मरकजी सवाल ये है कि क्या ये कंपनी सिर्फ एक ही काम में माहिर है या ये अपनी ऑपरेशनल महारत को बिल्कुल मुख्तलिफ शोबों में भी दोहरा सकती है। तो आइए इसी सवाल को जहन में रखते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लोग MLCF से ज्यादा वाकिफ नहीं, उनके लिए थोड़ा तारुफ हो जाए। ये पाकिस्तान की पुरानी और बड़ी सीमेंट कंपनियों में से एक है जो 1956 में कायम हुई। काफी पुरानी है। जी, और इनकी पहुंच सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, ये अफगानिस्तान, कतर और जनूबी अफ्रीका समेत कई ममालिक को सीमेंट बरामद भी करते हैं। इनका कारोबारी मॉडल है। वो क्या है? उसके 3 हिस्से हैं। पहला तो जाहिर है सीमेंट प्रोडक्शन है, दूसरा पावर जनरेशन है और तीसरा दीगर तमाम सेगमेंट्स। अच्छा, ये पावर जनरेशन वाला हिस्सा अहम है। इनकी अपनी एक ज़ेली कंपनी है, मेपल लीफ पावर लिमिटेड, और इसे कैप्टिव पावर कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अपनी फैक्ट्री के साथ अपना ज़ाती पावर प्लांट लगा लें, ताकि आपको बाहर से बिजली ना लेनी पड़े। बिल्कुल, ताकि आपको बिजली की बढ़ती कीमतों की फिक्र ना करनी पड़े। ये उन्हें लागत में एक बहुत बड़ा फायदा देता है, खास तौर पर जब तवानाई की कीमतें गैर मुस्तहकम हों। और यही वो बुनियाद है जिस पर इनकी मुनाफा की कहानी खड़ी है। और अब इसी बुनियाद पर वो सेहत के शोबे में नोवाकेयर हॉस्पिटल्स और ज़राअत में एग्रीटेक लिमिटेड के साथ नई इमारतें खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है। बहुत बड़ा कदम है। तो आइए अब इस सीमाही के सबसे बड़े हाईलाइट पर बात करते हैं। डायरेक्टर्स रिव्यू के मुताबिक कंपनी के बाज़े टैक्स मुनाफा यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पिछले साल के मुकाबले में 103% का इजाफा हुआ है। 103%? कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,728 मिलियन रुपए रहा, जबकि पिछले साल ये 1,342 मिलियन था। लेकिन जब हम गहराई में देखते हैं तो ये एक बहुत ही सोचा समझा मंसूबा लगता है। अच्छा। सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये मुनाफा फरोख्त में बहुत बड़े इजाफे की वजह से नहीं आया। उनका नेट टर्नओवर सिर्फ 5% बढ़कर 16,483 मिलियन रुपए हुआ है। एक मिनट, अगर फरोख्त सिर्फ 5% बढ़ी है तो मुनाफा दुगना कैसे हो गया? ये हिसाब मुझे समझ नहीं आ रहा। इसका जवाब है अखराजात के कंट्रोल में। उनके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यानी सीमेंट बेचने और पहुंचाने के अखराजात पिछले साल 1,347 मिलियन थे, जो इस साल कम होकर सिर्फ 774 मिलियन रह गए। 774 मिलियन? ये तो तकरीबन 42% की कमी है। जी। लेकिन क्या अखराजात में इतनी बड़ी कमी की कोई खास वजह है? क्या ये पायदार है या सिर्फ एक सामायिक का कमाल है? कहीं इन्होंने मेयार पर तो समझौता नहीं किया? देखें, रिपोर्ट के मुताबिक इस कमी की बड़ी वजह बरामदात में कमी है। अच्छा। जब आप कम सामान बाहर भेजते हैं तो आपका फ्रेट का खर्चा खुद ब खुद कम हो जाता है। लेकिन एक और जगह उन्होंने हकीकी बचत की है और वो है फाइनेंस कॉस्ट। अच्छा, यानी कर्जों पर सूद की अदायगी? जी, उनका फाइनेंस कॉस्ट तकरीबन आधा हो गया है। 639 मिलियन से कम होकर 335 मिलियन पर आ गया है। ये 47% से ज्यादा की कमी है। तो कंपनी ने यही काम किया है जिससे उनका नेट प्रॉफिट सीधा ऊपर चला गया, और इसी वजह से उनका अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS भी 1.28 रुपए से बढ़कर 2.60 रुपए हो गया है। लेकिन अक्सर कंपनियां कागज पर तो मुनाफा दिखा देती हैं, मगर उनकी बुनियादें खोखली होती हैं। आइए जरा बैलेंस शीट में झांक कर देखते हैं कि क्या MLCF की माली सेहत भी इतनी ही मजबूत है। ये देखने का बिल्कुल सही तरीका है और इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत नजर आती है। 30 सितंबर 2025 को कंपनी के कुल असासे यानी टोटल एसेट्स 122.3 बिलियन रुपए थे, जो 3 महीने पहले 118.7 बिलियन थे। इसी तरह टोटल इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स का पैसा भी 70.9 बिलियन से बढ़कर 75.1 बिलियन हो गया है। ये एक मुस्बत अलामत है। अच्छा, असासे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या कर्जे भी उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं? यानी लायबिलिटीज की क्या सूरत हाल है? उनके लॉन्ग टर्म लोन्स तकरीबन 8.7 बिलियन रुपए हैं और करंट लायबिलिटीज यानी वो अदायगियां जो 1 साल के अंदर करनी है 23.4 बिलियन रुपए हैं। ठीक है। इसमें एक रकम काबिले गौर है। ट्रेड एंड अदर पेएबल्स के अंदर
रॉयल्टी एंड एक्साइज ड्यूटी पेएबल की रकम 4.1 बिलियन रुपए है। 4.1 अरब रुपए की रॉयल्टी और एक्साइज ड्यूटी, क्या ये एक मामूल की बात है या इसमें कोई खतरे की घंटी है? ये जाहिर करता है कि कंपनी को हुकूमत को एक बड़ी रकम अदा करनी है। ये कोई फौरी खतरा नहीं, लेकिन ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे उन्हें अपनी कैश फ्लो से मैनेज करना होगा। यानी वर्किंग कैपिटल पर दबाव पड़ सकता है। जी बिल्कुल। और असासों की तरफ कोई गैर मामूली चीज नजर आई? रिपोर्ट में एक जगह अदर रिसीवेबल्स का जिक्र है, जो 107 मिलियन से बढ़कर 2.34 बिलियन रुपए हो गए हैं। आखिर ये पैसा कहाँ से आ रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स के मुताबिक इसकी वजह लिस्टेड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की फरोख्त है। अच्छा। आसान लफ्जों में कंपनी ने स्टॉक मार्केट में अपने कुछ शेयर्स बेचे थे। डील तो हो गई है और 2 अरब रुपए से ज्यादा की रकम आनी है, लेकिन ये पैसे अभी तक उनके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचे। मतलब ये पैसा जल्द ही कैश में तब्दील हो जाएगा? जी, जो उनकी लिक्विडिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो बैलेंस शीट से ये तो पता चल गया कि असासे मजबूत हैं और एक बड़ी रकम आने वाली है। लेकिन कैश इज किंग कहा जाता है। क्या कंपनी हकीकत में कैश कमा भी रही है या ये सब किताबी बातें हैं? क्या वो मुनाफे को हकीकी कैश में तब्दील कर पा रहे हैं? और कैश फ्लो स्टेटमेंट इस कहानी की पूरी तस्दीक करती है। अच्छा। उनकी नेट कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस इस सहा-माही में 3063 मिलियन रुपए रही। पिछले साल इसी अरसे में ये सिर्फ 183 मिलियन रुपए थी। 183 मिलियन से 3000 मिलियन पर? जी। इतने कैश का वो कर क्या रहे हैं? क्या ये शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा है या कहीं और लगाया जा रहा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट के मुताबिक 2 जगहों पर बड़ा खर्च हुआ है। पहला, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, जहां उन्होंने प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट पर 912 मिलियन रुपए खर्च किए, यानी अपने कारोबार को बेहतर बनाने और बड़ा करने में सरमायाकारी की। और दूसरा बड़ा इस्तेमाल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हुआ। उन्होंने लॉन्ग टर्म लोन्स और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की मद में 1.5 बिलियन रुपए से ज्यादा की अदायगी की। अच्छा, यानी कर्जे भी उतार रहे हैं? जी, जो पैसा आ रहा है उससे पुराने कर्जे भी चुका रहे हैं और साथ ही कारोबार को बड़ा करने पर भी लगा रहे हैं। और ये जो नए शोबों में सरमायाकारी है, ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा। एक सीमेंट फैक्ट्री चलाने की महारत हॉस्पिटल के इंतजाम में कैसे काम आएगी? ये तो ऐसा ही है जैसे कोई बहुत अच्छा शेफ अचानक कहे कि मैं अब से सर्जरी भी करूंगा। और यही इस कंपनी के मुस्तकबिल का सबसे बड़ा रिस्क भी है। उनका तर्क यह है कि वो अपनी मैनेजरियल एक्सपर्टीज और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तजुर्बे को इन नए शोबों में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्या ये काफी है? यही तो सवाल है। हकीकत यह है कि हेल्थ केयर और फर्टिलाइजर के बिजनेस डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। रेगुलेशंस, कस्टमर्स, सप्लाई चेन सब कुछ अलग है। सीमेंट एक B2B प्रोडक्ट है, जबकि हॉस्पिटल एक B2C सर्विस है जिसमें इंसानी जिंदगी दांव पर होती है। तो क्या ये खतरा नहीं कि उन नए मंसूबों पर तवज्जो देने के चक्कर में वो अपने इस बुनियादी सीमेंट के कारोबार से नजरें हटा लें? फाइनेंस की दुनिया में इसे कभी-कभी डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन? जी, यानी ऐसी डाइवर्सिफिकेशन जो आपको बेहतर बनाने के बजाय कमजोर कर दे। अभी ये कहना कबलिज़ वक्त है कि ऐसा होगा, लेकिन ये एक हकीकी खतरा है जिस पर सरमायाकारों की नज़र ज़रूर होगी। और ये कोई छोटे तजर्बात भी नहीं है। इस्लामाबाद में उनके पहले अस्पताल की तामीर जारी है और एग्रीटेक में उनकी 40% से ज़्यादा होल्डिंग है। ये बड़ी सरमायाकारियां हैं। उन नए मंसूबों के अलावा क्या उनके बुनियादी कारोबार को कोई खतरात लाहक हैं? जी, 2 बड़े खतरात का जिक्र रिपोर्ट में भी है। एक तो पंजाब में खाम माल पर आयद भारी रॉयल्टी चार्जेस, जो उनकी लागत बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, बरामदी मंडी में तलब का कम होना, जिसका असर हमने उनके सेलिंग एक्सपेंसेस में कमी की सूरत में देखा भी है। अगर मकामी मार्केट सुस्त होती है तो बरामदात की कमी उन्हें ज्यादा मुतासिर करेगी। तो मजमूई तौर पर मेबल लीफ सीमेंट की कहानी के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा हाल का है, उनकी माली पोजीशन मजबूत है और वो अपने कैश को समझदारी से इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरा हिस्सा मुस्तकबिल का है, जिसमें एक बड़ा सवालिया निशान है। क्या ये कंपनी एक वन ट्रिक पोनी है जो सिर्फ सीमेंट बनाना और बेचना जानती है, या ये अपनी ऑपरेशनल महारत और मालियाती डिसिप्लिन को सेहत और ज़राअत जैसे बिल्कुल मुख्तलिफ शोबों में भी कामयाबी से दोहरा सकती है?